बैठक का उन्वान है कि कपास में कीड़ों और बीमारियों का बरवक्त तदारुक और उनकी एहतियाती तदाबीर। इस हवाले से काश्तकार भाइयों, हमने पहली सावी बैठक में हमने कपास के हवाले से उसकी पैदावारी टेक्नोलॉजी को बखूबी डिस्कस किया। उसमें हमने आपको बताया कि कब इसकी सोइंग होती है, कौन कौन सी वैरायटीज होती हैं और कब कब लगाई जाती हैं, और इसके अलावा सबसे पहले उनको मसाइल कौन कौन से आते हैं, जिस तरह से जड़ी बूटियों के मसाइल हैं और उनके बारे में हमने आपको तफसीली गाइड किया कि अगर नोकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियां हों तो उसके लिए कौन सी स्प्रे करें, और इसी तरह अगर चौड़े पत्ते वाली हों तो कौन सी स्प्रे करें। और इसी तरह हमने आपको ये भी गाइड किया कि उसमें जो बाद में छिदराई का मरला है और इसी तरह खादों का मरहला है, तो उसमें भी हमने आपको बखूबी गाइड किया है। और इसी हवाले से हमने दूसरी सारी बैठक रखी है जिसमें हम मखसूसी तवज्जो जो है अपनी वो कीड़ों और बीमारियों पर रखेंगे। तो इस हवाले से हमने जो सारी बैठक आज की ऑर्गेनाइज की है, इसमें हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुजाहिद साहब, जो कि माहिर हशरात हैं। और ये इंशाल्लाह आपको हशरात यानी कीड़ों के हवाले से बखूबी गाइड करेंगे और तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कौन कौन सा कीड़ा कब कब और कैसे हमलावर होता है, ताकि आप उस हवाले से उस कीड़े की जो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे बेहतर निगहदाश्त और उसकी मैनेजमेंट वो आप ज़रूर करें। और इसी तरह हमारे साथ डॉक्टर जहांगीर फारूक साहब भी मौजूद होंगे, जो कि प्रिंसिपल साइंसदान है अयूब ज़रई तहकीकाती इदारा में शोबा कपास में, और वो भी इंशाल्लाह आपको बीमारियों के हवाले से जो है वो तफसीली आगाह करेंगे। और अभी हम सारी बैठक को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर मुजाहिद साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आके हमारे किसान भाइयों को जो कीड़ों के हवाले से जो जो नुकसानात होते हैं, कीड़े कौन कौन से हमलावर होते हैं, किस तरह से होते हैं, उस हवाले से गाइड करें। वी ओवर टू यू डॉक्टर मुजाहिद साहब सर। जी, थैंक यू सो मच हाजी साहब, आपने मुझे मदऊ किया स्पेशल सावी के जी वेलकम प्रोग्राम सर, में। हाँ, तो लास्ट टाइम भी हमने कॉटन के हवाले से जो है एक डिटेल लेक्चर फार्मर्स के लिए और जितने भी ट्रेनिंग में लोग पर उधर थे उनके लिए हमने अरेंज किया था। आज फिर मैं अपने किसान भाइयों को कपास के कीड़ों के बारे में बताना चाहूँगा, उनकी शनाख्त और उनका तरीका वारदात के किस तरह वो कपास की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 7-8 नेम जो अहम है, इम्पॉर्टेंट हैं। मैं ऐसे जनरली कीड़ों के नाम ले लेता हूं जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी पता होंगे। कपास में जो प्रोमिनेंट इंसेक्ट पेस्ट हैं उनमें वाइट फ्लाई है, उनमें लश्करी सुंडी है, उनके अंदर जो है थ्रिप्स हैं, प्लांट बग्स हैं, स्पाइडर्स हैं। ठीक है, फिर टीडे के अंदर जो 4-5 किस्म के कीड़े हैं उन उनके भी जो है 4-5 किस्में हैं, जिनको लश्करी सुंडी कहते हैं, अमेरिकन सुंडी कहते हैं, चितकबरी सुंडी कहते हैं, गुलाबी सुंडी कहते हैं। तो जो सुंडियां हैं इनका जो अटैक करने का तरीका है सबका तकरीबन बराबर है, सेम है। और जो बग्स हैं और जो तेले हैं, चाहे वो सुस्त तेला है या चुस्त तेला है या वाइट फ्लाइज हैं, इनका, जिनको हम सफेद मक्खी कहते हैं, इनका जो तरीका वारदात है या अटैक या हमला करने का तरीका है वो तकरीबन से। तो ये हम इनको 2-3 ग्रुपों में तकसीम कर देते हैं। जो जो सुंडियां हैं ये नुकसान देती हैं पत्तों के ऊपर, टीनों के ऊपर, लेकिन इनका खाने का तरीका और है। और जो बग्स हैं, प्लांट बग्स हैं या सफेद मक्खी है, तेले हैं, इनका जो है वो अटैक करने का या हमला करने का तरीका मुख्तलिफ है। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कॉटन लीफ हॉपर के नाम से। ये हम उर्दू में इसको चुस्त तेला कहते हैं। अगर हम चुस्त तेले की बात करें तो जितने भी हमारे किसान भाई हैं ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि चुस्त तेले और सुस्त तेले में क्या फ़र्क है। चुस्त तेला डॉक्टर कल साहब सॉरी काटते माजरत ही। खां, आपकी आवाज़ में सॉरी माजरत खां, अगर पॉसिबल हो आप फोटो दिखा देंगे कौन सा चुस्तेला है कौन सा सुस्तेला है प्लीज़, आपको जी जी, होस्ट हैं। मैं अभी सारी सारी दिखाऊंगा। अभी मैं पहले थोड़ा इंट्रोडक्टरी ओके थैंक यू। फार्मर को बता दूं जी, नो प्रॉब्लम। तो ये जो तेले हैं, मेरे जितने भी किसान भाई हैं इनको पता है कि सुस्त तेले और चुस्त तेले जो है वो किस तरह के होते हैं कपास के अंदर, और बाकी भी फसलों के अंदर ये दोनों कीड़े जो हैं मौजूद होते हैं।
ये बल्कि मैं आप लोगों के साथ एक स्लाइड शेयर करने लगा हूँ जिसके अंदर चुस्त केले की तस्वीर दिखाई हुई है। बस 1 मिनट में मैं आपको स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जी। तो गालबन आप लोगों को ये तस्वीर नजर आ रही होगी जिसके ऊपर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ। ये जो है चुस्त केले की तस्वीर है। तो ये जो है ये जब पत्ते के ऊपर या कपास के ऊपर हमला करता है तो कपास के पत्तों की हालत आजकल, मैं किसान भाइयों को बता दूं कि मैंने कुछ दिन पहले ये कपास के फील्ड विजिट किए हैं। तो ये वाली जो सूरत हाल है इस वक्त बहुत ज्यादा, हालांकि इस वक्त अभी छोटी स्टेज पे कपास है और उनके पत्ते जो हैं वो इस तरह येलो हुए हैं और कर्ल हुए हुए हैं। तो उसकी वजह क्या है, चूस तेला जो है ऊपर बैठता है, अपने मुंह से जो है वो पत्तों के अंदर से रस चूसता है और अपने ही बॉडी के अंदर से वायरस प्लांट के अंदर, पौधे के अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो ये अगर हम ये तस्वीरें अगर आप देख रहे हैं तो इसमें कपास के पत्तों की अगर हालत देखें तो कहीं से करले हुए हैं, कहीं से जले हुए हैं। और एक बीमारी है जिसे हम हॉपर बर्न कहते हैं, जिसकी वजह से मतलब जहाँ पे डॉक्टर साहब चुस्त सॉरी टू ज्यादा। कट यू, अगर आप इसको F5 से स्क्रीन बड़ी कर लेना तो उस तरह से ज़्यादा सही सही विजिबल होगा। जी बहुत शुक्रिया सर। जी, तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि अब देखेंगे ये जी जी। हॉपर बर्न है, जहाँ पे चुस्ते बहुत ज्यादा अटैक करें वहां पे पत्ते सुकड़ जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, प्लांट का जो पौधे का कद है वो छोटा रह जाता है। और ऐसे पौधों के ऊपर ना तो फूल बनते हैं ना ही टिंडियां लगती हैं। तो जो कपास बनती है उस कपास की क्वालिटी भी बहुत लो होती है और वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, उसकी सेल कम होती है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो जो कपास की पैदावार है वो 35% जो है वो कम हो जाती है इस एक इम्पैक्ट की वजह से। तो दूर से अगर आप देखें, दूर से अगर आप कपास की फसल को देखें तो आपको ना बहुत सारे पैचेस में ब्राउन कलर के खुश्क पौधे मिलेंगे और दूर से ही आप फसल के अंदर इनकी आइडेंटिफिकेशन, इनकी शिनाख्त कर सकते हैं। दूसरा है सुस्त तेला, हम जिसको एफिड इंग्लिश में कहते हैं। आप ये देखें कपास के पत्ते हैं उनकी नीचे वाली जो साइड है, ये एक एक पत्ते के ऊपर कम से कम 200 200 300 300 400 100, मतलब इनकी जो तादाद है ये मुख्तलिफ होती रहती है। अब आप अंदाजा लगाएं कि एक पत्ते के ऊपर अगर इस तरह 200 300 सुस्तेले बैठे हैं और एक सुस्तेला जो है वो पत्ते के अंदर से वो जो रस है वो चूसेगा, तो पत्ता कहाँ से उसके अंदर वो खुराक तैयार करेगा पौधे के लिए। क्योंकि आप जो कपास के पत्ते हैं वो ही उसकी खुराक जो है वो तैयार करते हैं। अगर आप इस सुस्त तेले को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप किस तरह जो है वो अपनी कपास को बचा सकते हैं। आप जो किसान भाई हैं उनको पता है कि इस तरह के सुस्त तेले के ऊपर पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप रोप ड्रैगिंग मतलब रस्सी के साथ इनको हिलाएं, नीचे गिर जाते हैं, दोबारा ऊपर नहीं चढ़ सकते, ये मर जाते हैं। या पानी का खाली जो प्रेशर स्प्रे है वो करें, उससे नीचे गिर जाएंगे, दोबारा ऊपर नहीं आएंगे। तो बहरहाल इसकी वजह से भी बहुत सारे जो है पौधे वो उनके कलर जो है और लीव्स जो है उनके पत्ते जो है उनका कलर मुख्तलिफ येलो या पत्ते सुकड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ये अटैक करने का तरीकाकार देखें कि पत्ते जो हैं कपास के मुड़ गए हैं और ये जो ब्लैक है, ये आपको पत्ते के ऊपर ब्लैक जो नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये ना एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाते हैं और ये अपनी बॉडी से जो है वो स्किन जो है वो उतार देते हैं या सम टाइम ये डेड हो जाते हैं। अच्छा, इनकी भी किस्में हैं 3 4 5। अगर ये ग्रीन मटर खा रहे हैं तो उनके अंदर सब्ज होंगे और ओल्ड हैं तो ब्लैक होंगे। लेकिन ब्लैक चुस्तेला जो है वो ब्लैक इन कलर होता है ज्यादातर। और अगर आप इसके सुस्तेले के बच्चे जो है वो फील्ड में देखेंगे तो वो ग्रीनिश होंगे। ये इस तरह हालत हो जाती है पत्तों की कपास के अंदर जब सुस्तेले का अटैक ज्यादा, और पत्ते जो है आप अंदाजा लगा लेंगे किस तरह मुड़े हुए हैं। और इनकी जो पौधे का कद है वो भी छोटा हो जाता है और पौधे मर भी जाते हैं। उसके बाद है थ्रिप्स। थ्रिप्स की मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ।
ये इस एक ऐसा इंसेक्ट है जो कपास के अलावा बहुत सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल में भी है और बाकी फसलों में भी पाया जाता है, जिसमें कॉटन है, अमरूद है। आप ये देखें कि इस एक इंसेक्ट, ये हालांकि छोटा सा है, मेरे किसान भाई जितने भी हैं शाम के वक्त अगर ये बाइक पे जा रहे हो तो इनकी आंखों में कोई कीड़ा जाता है। जो कीड़ा इनकी आंखों में जाता है वो यही है जो आपको सामने नजर आ रहा है, और इसको हम थ्रिप्स कहते हैं। अब ये थ्रिप्स जब ये पौधे के पत्ते के ऊपर, कपास के पौधे के पत्तों के ऊपर बैठ के रस को चूसेगी, तो उसकी वजह से भी एक तो पत्ते सिकुड़ जाएंगे, दूसरा ये अपनी बॉडी से जो है बहुत सारी बीमारियां कपास की फसल के अंदर वो ट्रांसमिट करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे पौधे जो है वो मर जाते हैं। अब ये देखें कि अगर कपास के पत्ते को नीचे वाली सतह से देखें और अगर आपको चांदी नुमा उसकी शक्ल नजर आए, इसका मतलब चांदी नहीं लगी हुई। आपने उस पौधे को गौर से देखना है, वहां पे ये बहुत सारी तादाद में जो है वो थ्रिप्स इसकी नीचे वाली सतह पे बैठ के इसका रस चूस रही होती है, जिसकी वजह से पौधे के पत्ते जो है वो सिकुड़ जाते हैं, उनके अंदर खुराक पैदा करने की सलाहियत नहीं होती और टींडे नहीं बनते, कपास का पौधा छोटा रह जाता है या मर जाता है। ये उनकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, मतलब किस तरह जो है वो थ्रिप्स छोटी से बड़ी, बड़ी से उससे बड़ी, मतलब एग है उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। स्टार का मतलब ये है, ये जो बच्चे हैं छोटे से बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा ये होता जाता है, और फिर जाके आप खुद अंदाजा लगाएं 3 से 4 हफ्ते का टाइम है इसका। अब ये फसल के अंदर 3 से 4 हफ्ते ये स्टेजेस रहेंगी। सुस्तेले की भी ऐसी ही होती हैं, चुस्तेले की भी ऐसी होती हैं, और व्हाइट फ्लाई की भी ऐसी होती हैं, सफेद मक्खी जिसे हम कहते हैं। अगर आप ये देखें कि ये इस तरह के कीड़े एक कपास की फसल के अंदर मौजूद होंगे तो आपकी कपास की फसल आपको कभी भी अच्छी पैदावार नहीं देगी। तो जाहिर है इनको मैनेज करने के लिए जो बहुत सारे कंपनीज जो है प्रोडक्ट केमिकल जो है वो यूज कर रही हैं। तो जो सबसे अच्छी इंसेक्टिसाइड्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस हो, जो आप बार बार अप्लाई करें और वो आपके कीड़े जो हैं अगर नहीं मर रहे तो इसका मतलब वो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है केमिकल के अंदर, वो मादा जो इंसेक्ट को किल करता है, उसके अगेंस्ट उसकी रेजिस्टेंस आ गई है, मतलब उसके स्प्रे करने से आपका कीड़ा नहीं मरेगा। तो आपको चाहिए किसी अच्छी कंपनी की जो है वो स्प्रे आप इस्तेमाल करें, ताकि आपका जो कीड़ा है, जैसे मेलाथियान और मिथाइल, ये एक कंपनी की नहीं है, इस तरह की हजारों और भी हैं। ये जो केमिकल हैं, मैं बताता चलूं, एक इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए एक केमिकल नहीं है, ये दे आर हंड्रेड्स, मतलब हजारों की तादाद में है। तो आप कोशिश करें कि किसी अच्छी कंपनी की स्प्रे करें ताकि आपका जो इंसेक्ट है वो मर जाए। सबसे ज्यादा नुकसानदेह कपास की फसल में जो कीड़े हैं वो सुंडियां हैं, मैंने आपको भी बताया। सबसे पहले जो है स्पॉटेड आर स्पाइनी बॉलवर्म, जिसको आप चितकबरी सुंडी कहते हैं। ठीक है, चितकबरी सुंडी को इसलिए आप, ये टींडे के अंदर, जो टींडा है कपास का उसके अंदर जाके उसको खाती है, जिसकी वजह से कपास का टींडा खुलता नहीं है, और ना खुलने की वजह से वो ना उसके अंदर कपास बनती है, ना ही उसकी क्वालिटी, टींडा छोटा रह जाता है, या टींडा अगर खुलेगा तो उसके अंदर कपास नहीं होगी। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं। अब देखेंगे ये इसका परवाना इस तरह का होता है फील्ड के अंदर। आप सफेद कार्ड लगाएं, आप लाइट बल्ब लगाएं, आप वहां पे कोई ल्योर्स, फेरोमोन या इस तरह की कोई टैब्स लगाएं। रात को आपने देखा होगा अक्सर फसलों में लोगों ने फ्लाई ट्रैप्स लगाए होते हैं। तो ये पतंगे अगर उड़ के उसके अंदर गिरे तो इसका मतलब है आपकी फसल के अंदर चितकबरी सुंडी का या बाकी सुंडियों का अटैक है। क्योंकि सुंडियां जो चार हैं, टिंडे की चार सुंडियां हैं, मैं आपको चार के नाम बता रहा हूँ। पहली चितकबरी सुंडी है, फिर गुलाबी सुंडी है, फिर अमेरिकन सुंडी है, फिर है लश्करी सुंडी। तो चारों के जो बालेग बच्चे हैं वो इस तरह के परवाने होंगे जैसे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। ये देखें कि टिंडे के अंदर किस तरह जो है ये कीड़ा जो है टिंडे के अंदर घुसता है और उसके अंदर सारा जो लिंट है उसको खाया जाता है। फिर है गुलाबी सुंडी। आपके सामने मैं तस्वीरें लगा के बैठा हूँ, ये छोटी बड़ी उससे बड़ी, यही वाली सुंडी आप मेज के फील्ड में भी देखें, और भी बहुत सारी जो फसलें हैं उनके अंदर भी मौजूद होती हैं। जब कपास का सीजन नहीं होता तो ये सुंडियां किसी और फसल के अंदर
छुप के, या इनके जो अडल्ट हैं या इनके अंडे जो हैं वो वहां पे दे जाती हैं, वहां से कीड़े निकल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ कपास के अंदर है, ऐसा नहीं। तो ये पिंक, इसको गुलाबी इसलिए कहते हैं, इसका जो बालेग परवाना है वो कभी भी गुलाबी नहीं है। आप देखें जिसके ऊपर मैं घुमा रहा हूँ, ये गुलाबी नहीं है, ये तो ब्राउनिश है। तो गुलाबी को, सुंडी को गुलाबी इसलिए कहते हैं, इसका जो कलर है वो गुलाबी है। जब ये सुंडी की शक्ल में जो कपास के टिंडों के ऊपर अटैक करती है। अच्छा, जहां पे इसका अटैक होगा टिंडे आपस में जुड़े हों, उसकी वजह समटाइम ये होता है कि कीड़ा जो है ये आधा एक बॉल में है, आधा दूसरे बॉल में रह जाता है। तो या इस तरह करते हैं कि लिंट एक दूसरे के साथ, ये जो मैं लिंट बार बार लफ्ज बोल रहा हूँ, लिंट का मतलब ये है कि कपास जो टिंडे के अंदर बनी हुई, ये जब उसके ऊपर फीड करती है तो वो उसकी क्वालिटी और सारा कुछ, टिंडा भी नहीं बनता। और अगर बना हुआ है टिंडा तो उसके अंदर से कपास नहीं निकलता। ये इस तरह आप देख रहे हैं कि ये इस तरह जो इसकी टिंडे के अंदर सुंडियां अगर इस तरह की हो, पिंक कलर की हो, गुलाबी कलर की हो, तो इनको गुलाबी सुंडी कहते हैं। अब ये देखें, जैसे मैंने अभी थ्रिप्स का दिखाया है, तो सेम इसी तरह पिंक बोलवा में बाकियों की भी सेम ऐसे ही है कि पहले अंडे छोटे छोटे होंगे जो आपको अपनी आंखों से नजर नहीं आएंगे। ये अंडे जो देती हैं ये आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए आपको मैग्नीफाइंग लेंस चाहिए। लेकिन आपको अंडों की जरूरत ही नहीं है, आपने कंट्रोल करना है या तो उसका परवाना जो अडल्ट है जिसने जाके अंडे देने हैं, या सुंडी जो आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। ठीक है, तो आप देखें कि एक तो जहां पे लार्वा अटैक करेगा वहां पे फ्लावर्स जो हैं वो बिल्कुल ओपन ही नहीं होंगे। अगर ओपन होंगे तो उसके अंदर जो बॉल्स हैं, आप देख लें, मैं जहाँ पे कर्सर घुमा रहा हूँ, उसके अंदर उसकी कलर जो है वो कपास के जो टिंडे के अंदर कपास है उसका कलर भी पिंक हो जाता है, गुलाबी हो जाता है सम टाइम। उसकी वजह क्या है कि ये जो कीड़े हैं इनके कलर की वजह से, ये कपास के अंदर, टिंडे के अंदर क्रश होने की वजह से या इनकी बॉडी की वजह से वो उसका कलर गुलाबी हो जाता है। अब मैं बताता चलूं, इस तरह की कपास बिकती नहीं है। फिर है अमेरिकन सुंडी। आप देखें कि ये फ्लावर के ऊपर जो सुंडी बैठी हुई है, इसको अमेरिकन सुंडी कहते हैं। ये गुलाबी सुंडी से मुख्तलिफ है। ये देखिए, ये टिंडे के ऊपर है, तो इस तरह अमेरिकन, इसलिए इसको कहते हैं अमेरिकन सुंडी क्योंकि ये इसकी जो शिफ्टिंग है ये वहीं से इधर, इसका जो फर्स्ट अटैक है हिस्ट्री में वो वहां से अमेरिका से या पाकिस्तान में या एशिया में, इन ममालिक में हुआ। बहरहाल ये सुंडी अगर टिंडे के ऊपर हो तो ये इस तरह की होती है। ये देखें, मैं दूसरी आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, इस टिंडे के ऊपर किस तरह जो है ये सुराख निकाल के, असल नुकसान जो है वो कपास के टिंडे के ऊपर इसका ये है कि ये सुराख निकाल, खुद सोचें कि जब टिंडे के ऊपर सुराख निकल जाए और ये एक इसका अडल्ट जब ये टिंडे से परवाना बनेगा और अंडे देगा, तो ये 200-200 सुंडियां और पैदा करेगा, 300-300 सुंडियां और पैदा करेगा। जब ये 200-200 300-300 सुंडियां और पैदा होंगी तो इसका मतलब है आपकी कपास के अंदर जो टिंडे हैं 200-200 टिंडों के ऊपर उन्होंने दोबारा अटैक करना है। तो इस तरह आपकी कपास की हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब। तो आप कभी भी अच्छी पैदावार नहीं ले सकते, ना ही आपके जो बॉल्स हैं वो ओपन होंगे और ना ही कपास में। ये देखिए, आपको नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद है ये सेम जैसे मैं पीछे थ्रिप्स का, पिंक बॉलवर्म और बाकियों का दिखाया है, इसका भी सेम वही है लाइफ साइकिल। मतलब अंडे से सुंडियां निकलेंगी, सुंडी छोटी होगी, उससे बड़ी होगी, उससे बड़ी होगी, और फिर इस तरह अडल्ट प्यूपा बनेगा। और असल में आपने कंट्रोल सुंडी स्टेज पे करना है। एक अहम चीज आपको बता दूं, ये जितनी भी सुंडियां मैं नाम ले रहा हूँ, ये इनके जो परवाने हैं ये दिन में आप कभी भी उड़ते हुए नजर नहीं आएंगे आप। तो मैं एक बड़ी अहम बात करने लगा हूँ, मैं अपने किसान भाइयों के लिए। अगर ये अपनी कपास के अंदर इन सुंडियों का अटैक एक वक्त से पहले देखना चाहते हैं, तो ये शाम के वक्त या रात के वक्त लाइट बल्ब लगाएं, वहां पे कार्डबोर्ड लगाएं जिसके ऊपर, जिसे आप स्टिकी कार्ड कहते हैं, जिसके ऊपर एक लेयर बनी होती है, वो स्टिकी कार्ड लगाएं। जब वो लाइट्स के ऊपर ये परवाने उड़ के आएंगे और कार्ड पे बैठेंगे, वो वहां पे चिपक जाएंगे। तो अर्ली इन द मॉर्निंग जब सुबह आप जाके उसको देखेंगे, अगर ये परवाने उस स्टिकी कार्ड पे, इसका मतलब है कि आपकी कपास की फसल के अंदर अटैक हो चुका, एग लेइंग हो चुकी है, वहां से सुंडियां निकलेंगी और उन
ये बायोलॉजिकल कंट्रोल मैं अभी आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं बताना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी इतनी अभी प्रैक्टिस नहीं है। ट्राइकोग्रामा कार्ड और ब्रैकन के कुछ कहीं ये अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर वाले यूज कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो केमिकल के थ्रू ही इनको कंट्रोल किया जा रहा है। और जिसमें आपको पता है कि फार्मर अगर लोकल स्प्रे करेंगे जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट सही नहीं होगा, तो वो कीड़ा कभी भी नहीं मरेगा। आप इस तरह कर लें कि अपनी फील्ड के अंदर पहले एक स्प्रे को टेस्ट करके देख लें कि क्या आपके स्प्रे करने से कीड़ा मरता भी है कि नहीं। इसकी वजह क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लाखों रुपए की स्प्रे केमिकल लेके अपनी कपास की फसल में स्प्रे तो कर देते हैं, लेकिन आपकी सुंडियां जब नहीं मरती, आपकी सुंडियां ना मरने की वजह से फसल में बहुत ज्यादा नुकसान, कीड़े बहुत ज्यादा सुंडियां पत्तों के ऊपर भी अटैक करेंगी, टीनों के ऊपर भी अटैक करेंगी, कपास नहीं बनेगी। मुख्तसर ये कि आप बहुत ज्यादा नुकसान में होंगे। इसके बावजूद आपने लाखों रुपए की दवाई भी इस्तेमाल की। तो आप इस तरह करें, मेरी ये एक एडवाइस है तमाम जितने भी किसान भाई हैं, कि आप जो भी केमिकल अप्लाई करना चाह रहे हैं, हफ्ते 10 दिन के अंदर आप उनको दो चार कीड़े जो है वो सुंडियां या जो भी उनके ऊपर आप उनको अलग से किसी डब्बे में बॉक्स में रख के स्प्रे करके देख लें, और उस स्प्रे की भी कंसंट्रेशन वही आप इस्तेमाल करें जो उसकी लेबल के ऊपर लिखी है। अगर मरते हैं तो आप स्प्रे करें, अगर नहीं मरते तो आप स्प्रे ना। इसका मतलब है आप अपना पैसा जाया करें। मैंने इसके ऊपर एक बकायदा फुल फ्लैज लेक्चर दिया है। रेड स्टेनर, जिसको कॉटन स्टेनर भी कहते हैं, रेड कॉटन बग भी कहते हैं, आपको नजर आ रहा है ये कीड़ा। ये कीड़ा कपास में सबसे बड़ा और की पेस्ट है। जब तक ये है, इसका मतलब है आपकी कपास की जो फसल है वो उसका कलर भी खराब होगा, और ये पौधों के पत्तों के ऊपर भी बैठ के उसका रस जो है वो चूसती है, जिसकी वजह से आपके जो कपास के बॉल्स हैं या पत्ते हैं या शूट्स हैं, ये ना तो ओपन होंगे, ना इनके अंदर जो है वो कपास बनेगी। इसको भी मैनेज करने के लिए फिर वही केमिकल यूज है, जैसे पैराथियन और मिथाइल पैराथियन। ये किसान भाई अगर यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि किसी अच्छी कंपनी की जो वैलिड है आप उसको पहले टेस्ट कर लें। बजाय 1,000 एकड़ पे, 500 एकड़ पे, 10 एकड़ पे स्प्रे करने के, आप पहले उसको घर में कहीं अलहदा 2 4 5 10 15 20 100 50 कीड़े पकड़ के स्प्रे करके। अगर आपको मेरी इंस्ट्रक्शन चाहिए तो मैं सावी के प्लेटफॉर्म पे आपके लिए हाजिर हूँ। आप मेरे अगर किसी भी किसान भाई को केमिकल के हवाले से या कंट्रोल करने के हवाले से कोई मसला है, तो वो सावी के प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आप जो लाखों रुपए के, हजारों रुपए की केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं पहले उसको टेस्ट करूंगा। अगर वो आपके कीड़े को किल करती हैं तो फिर हम उसका स्प्रे करेंगे, अगर नहीं करते तो आपके जो है वो स्प्रे करने के लिए हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। बहरहाल आप ये आप किसान भाइयों की अपनी मर्जी है। फिर है ये जुएं। ये एक माइनर पेस्ट है, मतलब ये इनका कोई इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता है, तो ये भी कीड़े नुकसानदेह वाले ज्यादा, लेकिन हमने ज्यादातर फोकस सुंडियों और पग्स के ऊपर करना है। अच्छा, ये डस्की कॉटन बग जब कपास चुन लेते हैं किसान भाई, तो टींडे जो या लकड़ी फील्ड के अंदर खड़ी होती है, तो उस खुश्क लकड़ी के अंदर ये होते हैं, जिसको हम डस्की कॉटन बग कहते हैं। अब ये जब बॉल के ऊपर, अब देखें, ये इसका मतलब ये कतन नहीं है कि जब लकड़ी खुश्क होगी तो ये होंगे। इसका मतलब ये है कि बॉल्स जब आप कपास चुन रहे होते हैं, जो भी हमारे किसान भाई हैं, भाई हैं बहनें हैं, जो भी ये जब फसल से कपास चुनने जाते हैं, तो इनको पता है जब ये कपास चुन रहे होते हैं तो यही कीड़ा, ये जो नजर आ रहा है आप लोगों को, ये वाला कीड़ा उनकी कपास के अंदर भी आ रहा होता है। तो जब ये कपास के अंदर आ रहा होता है तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा। अब मेरा अपना जाती तजर्बा है कि टींडे के अंदर मैंने ये 100 50 50 मैंने ये वाली बग्स एक बॉल के, मतलब कपास के एक टिंडे में देखी। तो इसका क्या मतलब है कि आपका बॉल ओपन नहीं होगा, जो टिंडा है वो नहीं खुलेगा, उसमें से कपास नहीं करेगा। कंट्रोल करने के लिए मिथाइल पैराथियन का इसको स्प्रे करें तो ये हो जाएगी। बाकी जो है ये आपके सामने वाइट फ्लाई है। सबसे बड़ा मसला सबसे बड़ा मसला है कपास में और बहुत सारी और फसलों में। इसकी वजह क्या है? वजह हम इसको क्यों, ये ठीक है रस चूसता है, सारा कुछ करता है,
ये अपनी खुराक के अलावा ना, एक तो अपने लिए ये रस चूसता है, दूसरा जब ये रस चूसता है तो अपनी बॉडी के अंदर से ये वायरस प्लांट के अंदर ट्रांसमिट कर देता है कपास में, जिसको आप कपास में वायरस का हमला कहते हैं। और ये वायरस का हमला हजारों एकड़ पे फैल जाता है, पता नहीं चलता, आपकी कपास की फसल जो है वो तबाह हो जाती है। तो ये पत्ते के पीछे जो है वो आपको इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी मक्खियां सफेद कलर में नजर आएंगी। तो ये कपास के पत्ते को जो है वो मुरझा देती हैं, और वो जो है कर्ल हो जाता है। अच्छा, इसमें ये है कि पत्तों के दरमियान या पौधों के दरमियान फासला ज्यादा रखें, ताकि एक से दूसरी जगह ये मूव ना करें। ठीक है। फिर इसके अलावा जो है वो कपास में रोटेशन करें, अगर एक एक दफा एक खराब लगाई है तो फिर कोई और लगाए, ताकि ये सेटल ना हो सके। तो इसके अलावा भी बहुत सारे जो केमिकल हैं, वो जैसे डाइमेथन डाइमेथोएट मिथाइल डाइमेथन फेप्रोनिल ट्राइएज़ोफास, और ये बहुत सारी कंपनीज यूज कर रही हैं। मैं फिर वही कहूंगा, इसको भी किल करने के लिए आप वो वाला स्प्रे यूज करें जो आपके कीड़े को किल करता है, मारता है। जो नहीं करता, आप टेस्ट किए बगैर हजारों रुपए का लाखों रुपए का केमिकल स्प्रे ना करें। मिलीबग, ये आप देखें कि कपास की डंडियों के ऊपर इस तरह जो है ये मिलीबग अटैक करती है, ये भी चूसती है, ये भी प्लांट के डंडियों में जहां पे भी टिंडों के ऊपर बैठेगी, ये उसके अंदर से रस को चूसेगी, जिसकी वजह से ना तो टिंडा खुलेगा उसमें से, ना कपास बनेगी, और और ना ही आपकी कोई पैदावार आएगी। इसको भी किल करने के लिए जो है वो किसान भाई इमिडाक्लोप्रिड और थायामेथोक्सम का स्प्रे कर सकते हैं, और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं। ये अगर साइज में बड़ी हो, मैंगो मिलीबग उसको हम कहेंगे, क्योंकि ये साइज में छोटी है, तो कॉटन मिलीबग की सेम शक्ल सेम होगी दोनों। ये माइनर पेस्ट है। बाकी कॉटन ऐश वीवल, ये भी माइनर पेस्ट है, इसको भी कंट्रोल, जहाँ कहीं पे भी होगी, दो चार एक दो होंगी, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। हम इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जो माइनर पेस्ट होते हैं हम उनको कंट्रोल करने के लिए फार्मर्स को नहीं कहते, क्योंकि हमारा मेन जो फोकस है वो मेजर पेस्ट है, जिनको जिनकी वजह से आपकी फसलों में नुकसान होता है। फिर ये लश्करी सुंडी, सब किसान भाइयों को पता है कि ये लश्कर में अटैक करती है, पूरे के पूरे पत्ते खा जाती है। आजकल किसान भी अगर फील्ड में जाए, अगर कपास के पत्तों के अंदर सुराख निकले हुए हैं बहुत ज्यादा, इसका मतलब है आपकी कपास के अंदर लश्करी सुंडी जब आपके पत्तों को खा रही है। तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए जो अच्छे एक्टिव इंग्रेडिएंट वाली स्प्रेज हैं या केमिकल हैं वो करें। तो ये है सारे के सारे कीड़े जो कपास के ऊपर, अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो मैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। तो ये आपने माशाल्लाह कीड़ों वाला जो सेक्शन था उसको बड़े एहसन अंदाज से किसानों को समझाया। तो अभी हमारे पास एक और सेक्शन भी है जिसमें हम बीमारियों के हवाले से बात करेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप ज़रा अपनी स्क्रीन को अनशेयर करें तो मैं कुछ शेयर करूँ और किसान भाइयों को बीमारियों के हवाले से बताएं। जी बहुत शुक्रिया। बीमारियों के हवाले से बात की जाए तो काफ़ी सारी बीमारियां काटन पे हमलावर होती हैं, यानी कपास पे हमलावर होती हैं। तो इनमें सरे फहरिस्त बीमारी जो है वो तने और टहनी का झुलसाव होता है, जिसको इंग्लिश में ट्विग एंड स्टेम ब्लाइट कहते हैं। उर्दू में इसको झुलसाव ही कहते हैं। और ये एक बीमारी फफूंदी की वजह से होती है, जो कि पत्तों, शाखों और टिंडों पर हमलावर होती है। और अगर दर्जा हरारत 23 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो और नमी का जो तनासब हवा में होता है वो 80% से ज़्यादा हो, तो इस बीमारी का हमला ज़रूर होता है। तो अब मैं ज़रा आपको इस बीमारी का जो हमला होता है उस हवाले से आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप ज़रूर देखें कि किस तरह का हमला होता है। तो ये अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख सकें, तो इस तरह की कंडीशन बन जाती है जब इस बीमारी का हमला होता है। ये देखें, पौधा जो है वो बिल्कुल सूख जाता है, और आप इसकी जो पत्ते हैं वो देखें बिल्कुल सूख जाते हैं, और तना भी। तो इस लिहाज से इसको टहनी और पत्तों का झुलसाव कहते हैं। ये बेसिकली फफूंदी की वजह से ही होती है बीमारी। तो इस बीमारी का जो इंसदाद है वो थायोफिनेट मिथाइल केमिकल है,
फंजीसाइड है वो इस्तेमाल करें, तकरीबन 250 से 300 ग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करें। और इसी तरह डाइफिनाकोनाजोल भी है, वो 125 ml फी एकड़ इस्तेमाल करें। तो इसके अलावा इसका ऑर्गेनिक कंट्रोल भी है। ऑर्गेनिक कंट्रोल में बहुत सारे ऐसे जो आजकल हशरातुल अर्ज हम उसको कहें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसके लिए इफेक्टिव हैं। तो एक तो बीमारियों के हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर जहांजेब साहब, वो अनफॉर्चुनेटली अभी ज्वाइन नहीं कर रहे। तो कोशिश करूंगा मैं इस बीमारियों वाले सेक्शन को आपको समझाने की कोशिश करूं। जो दूसरी बीमारी आती है कपास पे, वो कपास के पत्तों का जरसीमी झुलसाव होता है, जिसको लीफ ब्लाइट बोलते हैं, या बाद इलाकों में जो है इसको पछेता झुलसाव भी कहते हैं। तो ये बीमारी जो है कपास के पत्तों पर भूरे, नोकदार और नमकदार धब्बे क्रिएट करती है, धब्बे बन जाते हैं। और ये बीमारी ज्यादा नमी और आम तौर पर बारिश के बाद नमूदार होती है। ज्यादा आंवला की सूरत में टहनी पर बीमारियों का असर ज्यादा होता है। यानी जिस तरह मैंने आपको पिछली तस्वीर दिया है उस तरह से ये भी जब बीमारी हमलावर होती है तो पौधा जो है वो सूख जाता है। और तने पर इन निशानात की वजह से एक स्याह दायरा सा बन जाता है और बाजू का पौधा मुरझा जाता है। और ये भी एक फफूंदी की वजह से ही होती है। तो इसकी जो रोकथाम है उसमें आप कुव्वत मुदाफ़ियत रखने वाली वैरायटीज जो हैं वो ज़रूर काश्त करें। और जो सबसे पहले आप बीज काश्त कर रहे हैं तो तसल्ली करें कि बीज को आपने जहर लगाया है। और बीज अगर जहर नहीं लगा बीज, तो ये तसल्ली ज़रूर करें कि बीज कहीं से कोई टूटा हुआ ना हो और बीज को किसी किस्म का कोई डिफेक्ट ना हो, तो बीज साफ सुथरा इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो अ, इब्तदाई अलामात आपको कोई और नज़र आती हैं, जिनसे आपको इसकी तशख़ीस में मसला होता है, तो आप सावी टीम से ज़रूर राब्ता करें। और हमारे ऑफ़िशियल व्हाट्सएप पे आप अपनी तस्वीरें बना के भेजें, हम इंशाल्लाह आपको इसके हल के बारे में बताते हैं। तो जो मैं इसकी तस्वीर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह की जो है वो नज़र आती है जब ये हमलावर होती है। तो ये है जी कपास का पछेता झुलसाव भी कह लें, बैक्टीरियल ब्लाइट भी कह लें इसको। तो इसकी तस्वीर अब देखते हैं हम कि ये किस तरह की नज़र आती है। ये है जी, जब ये बीमारी हमलावर होती है तो पत्ते पे इस तरह के धब्बे क्रिएट हो जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये बीमारी हमलावर होती है। अगर इस तरह की कंडीशन बन जाए तो समझ लें बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक हो गया है। यानी ये जो झुलसाओ एक किस्म का ये भी बीमारी क्रिएट करती है। तो इस वजह से आप जो भी आपको इसके सिम्टम नज़र आएँ, ज़रूर आप सावी टीम से राब्ता करें। सावी के मुख्तलिफ क्लस्टर्स हैं, जिनमें सावी टीम फिज़िकली काम करती है, फसलों को इंस्पेक्ट करती है, फसलों को चेक करती रहती है। आप अगर मिसाल के तौर पे ज़िला लिया में हैं, करोड़ में हैं, इसके अलावा विहाड़ी में हैं, या आप उकाड़ा में हैं, इसके अलावा अगर आप फैसलाबाद से हैं, मामू कांजन से हैं, शेखुपुरा से हैं, गुजरांवाला से हैं, तो ये कुछ क्लस्टर्स ऐसे हैं पंजाब में जिनमें सावी टीम फिज़िकली काम कर रही है। और टीम हमारी जाके खेतों में इसका मुआयना करती है और आपको जो रिकमेंडेशंस होती हैं उस हवाले से वो फराहम करती है। तो इस हवाले से अब अगली जो बीमारी है कपास पे, वो बड़ी मशहूर बीमारी है और अक्सर ये बीमारी हमलावर हो जाती है। हमारी जो रेजिस्टेंस वैराइटीज़ हैं, बाज़-औक़ात साथ वाले अगर किसी खेत में ये बीमारी आई है, तो ज़रूर उस बीमारी जो है वो उस हमारे खेत में भी कुछ न कुछ हद तक आ जाती है। उस बीमारी का नाम है जी कपास के टिंडों का गलना। तो ये कपास के टिंडे जो हैं, कपास में एक नई बीमारी के तौर पे ये नमूदार हुई थी। और इसके अलावा कपास के टिंडे जो हैं, वो अंदर से भूरे या स्याह रंग के हो जाते हैं, जबकि बाहर से बिल्कुल तंदुरुस्त नज़र आते हैं, जो बिल्कुल नहीं खुलते। बाज़ टिंडे खुलने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी कपास हल्के पीले रंग की हो जाती है और बीज के ऊपर का हिस्सा जो है वो हल्का जो स्याह रंग है, वो इख्तियार कर लेता है। इसके बाद जब चुनाई का वक़्त आता है और मार्केट में ये कपास जाती है, तो इसका रेट बहुत कम मिलता है। और ये जो है बीमारी ये बाज़-औक़ात बग्स, अभी डॉक्टर मुजाहिद साहब बता रहे थे, बग्स की वजह से भी हो जाती है। जब बग्स हमलावर होती हैं टिंडे पे और टिंडे पे सुराख करती हैं, तो उसके बाद ये फफूंदी एक किस्म की है, एक बैक्टीरिया होता है बाज़-औक़ात, वो एंटर हो जाता है और उसकी वजह से ये गलना-शलना शुरू हो जाती हैं।
और इसकी हम मैं आपको अब तस्वीर दिखाता हूँ कि ये बैक्टीरिया जो ये बीमारी काज करता है बॉल रॉट, तो ये बाज़ औक़ात किस तरह की हमें नज़र आती है कि किस तरह ये देखें, अब आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी कि ये बॉल राट इस तरह से हैं। ये आप बाज़ औक़ात अक्सर फ़ील्ड में देखते होंगे कि इस तरह के जब कपास की एक चुनाई हो जाए या अभी चुनाई होने वाली हो, तो इस तरह की कंडीशन बन जाती है। आपके जो टिंडे हैं, वो बिल्कुल सड़ना शुरू हो जाते हैं और वो अगर सड़े ना तो ऐसे लगता है कि जैसे वो पत्थर हुए हुए होते हैं, ओपन ही नहीं होते। अगर उनको आप सुखा के बाद में ओपन भी करें, तो उसमें जो आपकी कपास यानी लिंट निकलता है वो बिल्कुल पीला होता है और उसकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल कम मिलती है। और इसकी जो रोकथाम है वो आपको बग्स को कंट्रोल करना ज़रूरी है, जो कीड़ा होता है ना बग्स, उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर आपको इस बीमारी का पहले से किसी तरीके से अंदाज़ा नहीं होता और आपके जो ये बॉल्स हैं कपास के वो इस तरह के होने शुरू हो जाएँ तो ज़रूर आप सावी टीम से राब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बताएँगे इस बारे में जो मुनासिब हल होगा। अगली जो बीमारी आती है इसमें कपास के पत्तों का स्याह होना है, जिसको हम सूती मूल्ड कहते हैं। ये बीमारी जो है, ये भी हवा में मौजूद एक फफूंदी की वजह से ही होती है। ऐसी अक़साम जिनमें रस चूसने वाले कीड़ों की मुदाफ़ियत कम होती है, ये बीमारी वहाँ ज़्यादा हमलावर हो जाती है। और इसके अलावा जब पौधे पे रस चूसने वाले कीड़े रस चूसते हैं तो वो एक लेसदार मादा ख़ारिज करते हैं, जिस पर ये फफूंदी लगना शुरू हो जाती है। और बाज़ अज़ां जब हमले की शिद्दत बढ़ती जाती है तो ये पूरे पौधे में फैल जाती है। और अगर आपका दर्जा हरारत जो है वो 27 से तकरीबन 40 डिग्री रहता हो और जो हवा में नमी का तनासुब है, वो तकरीबन 70% से ज़्यादा हो, तो ये फफूंदी आराम से जो है अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज पे जाती है, फलती-फूलती है, यानी बढ़ जाती है और इसका जो रंग होता है वो स्याह हो जाता है। तो अब इसकी तस्वीर देखते हैं कि ये सूती मोल्ड जो बीमारी है, वो किस तरह की नज़र आती है। सूती मोल्ड बीमारी का जो तदारुक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम तस्वीर देख लेते हैं कि ये सूती मोल्ड बीमारी जो है, वो किस तरह की नज़र आती है। अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकें, तो ये देखें, ये पत्ते पे जो रस चूसने वाले कीड़े थे, उन्होंने हमला किया और इसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता ये जो जहाँ पे आपको कर्सर नज़र आ रहा है, ये चीज़ स्याह होना शुरू हो गई है, तो इस पे एक फफूंदी का हमला शुरू हो गया है। तो इस सूरत में जो पौधे में खुराक बनती है जो पत्ता खुराक बनाता है पौधे के लिए, तो वो खुराक मुतासिर होती है। पौधे को सही से खुराक पहुँच ही नहीं पाती और आहिस्ता-आहिस्ता जो पौधा है वो मुरझाने की तरफ चला जाता है और जो उस पे ख़ास तौर पे आपके बॉल लगे होते हैं, जिसको हम टिंडे कहते हैं, टिंडे आहिस्ता-आहिस्ता गिरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनको खुराक नहीं मिलती। पानी का मसला हो जाता है, बाकी भी काफ़ी मसाइल हो जाते हैं इस बीमारी की वजह से। तो इसकी जी रोकथाम है इस बीमारी की, वो एक तो आप रस चूसने वाले कीड़ों की का इंसदाद ज़रूरी है, उसको आप यकीनी बनाएँ और अगर कीड़ों का इंसदाद आप यकीनी नहीं बना सके, ये बीमारी हमलावर हो गई है, तो आप फिर एक हद देखें, अगर हद से ज़्यादा ये हो गया है, जिसको हम इकोनॉमिक ईटीएल लेवल कहते हैं, उससे ज़्यादा हो गया है, तो फिर आप केमिकल इस्तेमाल करें। उसमें हमारे पास ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन है और उसमें आप मिलाएँ ट्यूबोकोनाज़ोल और ये जो है तकरीबन 65 ग्राम फ़ी लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे करें। और अगर ये भी अवेलेबल नहीं है आपको सल्फ़र तो आपको अवेलेबल होगा मार्केट से, तो आप 250 ग्राम सल्फ़र जो है वो 100 लीटर पानी में जो है वो मिला के स्प्रे करें तो इंशाल्लाह इस बीमारी का तदारक मुमकिन होगा। तो अगली जो बीमारी है वो है जी पौधों का मुरझाव यानी प्लांट विल्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये भी बीमारी फफूंदी की ही वजह से होती है। तो जब ये बीमारी हमलावर होती है तो पौधा जो है वो बिल्कुल मुरझा जाता है। जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि प्लांट विल्ट। अब इसको देखें, तस्वीर को देख लें कि पौधा बिल्कुल सही से आपको नज़र आता है लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसके पत्ते पीला होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता पौधा जो है वो मुरझाना शुरू हो जाता है। जब पौधा मुरझा बिल्कुल जाता है तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो इस हवाले से इस बीमारी का इंसदाद भी ज़रूरी है। इस बीमारी के इंसदाद के लिए आप सल्फ़र भी इस्तेमाल करें और साथ में आप केमिकल भी इस्तेमाल करें, जो अभी मैंने आपको बताए हैं। सेम केमिकल आप इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बीमारी जो है, ये भी बड़ी खतरनाक बीमारी है। और आगे जो बीमारी है, ये है जी कपास की जड़ों का गलना।
ये जो कपास की जड़ें गल जाती हैं, बाज़ औक़ात हमें पता नहीं चलता, कपास बिल्कुल सही से खड़ी होती है और आहिस्ता-आहिस्ता मुरझाना शुरू हो जाती है। जैसे अभी मैंने आपको तस्वीर ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इस ही तरह से ये बीमारी जो है वो हमलावर होती है, लेकिन इस बीमारी का जो हमला होता है वो होता जड़ों में है। लेकिन हमें जो ऊपर पौधा नज़र आता है, वो बिल्कुल मुरझाया हुआ नज़र आता है। तो ये बीमारी भी एक फफूंदी की वजह से होते हैं और अचानक पौधे जो हैं वो मुरझा जाते हैं, बिल्कुल। और जब आप उसको ज़मीन से उखाड़ने की कोशिश करें तो बिल्कुल आसानी से उखड़ आते हैं। मतलब ज़मीन बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल नर्म और मुलायम हो चुकी होती है। अक्सर औक़ात जो जड़ें हैं वो गल जाती हैं इस बीमारी की वजह से। और अब आपको इस बीमारी की तस्वीर दिखाते हैं। ये है जी रूट रॉट। देखिए, जब आप पौधे को उखाड़ेंगे तो इस तरह की उस पौधे की जो जड़ है वो होगी। तो इस तरह पौधे की जड़ें जो हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं जब ये बीमारी होती है। इसको रूट रॉट इंग्लिश में कहते हैं। तो इसका जो हल है, वो अब मुनासिब हल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप सबसे पहले तो इसमें जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखने वाली वैराइटीज़ हैं वो इस्तेमाल करें। और इसी तरह आप सल्फ़र भी इस्तेमाल करें और सल्फ़र के साथ-साथ आप थायोफिनेट मिथाइल इस्तेमाल करें। और अगर आपको इस बीमारी के जो तशख़ीस है इस बीमारी की, इसमें मसला आता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पर राब्ता करें सावी की। तो इंशाअल्लाह हम आपको गाइड करेंगे इस बीमारी के हवाले से। अगली जो बीमारी है जी पत्ता मरोड़ वायरस है। जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने आपको बखूबी आगाह किया है कि ये बीमारी जो है ये जो व्हाइट फ्लाई जिसको सफेद मक्खी बोलते हैं, ये उसकी वजह से होती है। और अगर ये बीमारी जो है आप वक्त पे कंट्रोल ना करें तो ये कम से कम आपकी जो फसल है उसका तकरीबन 30 से 35% जो आपकी पैदावार आनी है वो हिस्सा ले जाती है। तो बाज़ औक़ात जब ये बीमारी हमलावर होती है तो ये पत्ते जो हैं, आपको डॉक्टर साहब ने जिस तरह सफ़ेद मक्खी की अलामात बताई हैं, बिल्कुल सेम जब सफ़ेद मक्खी के हमले के बाद वाली कंडीशन होती है, वो इसी की ही होती है। अब ये देखें, ये आपकी तस्वीर स्क्रीन पे चल रही है, तो इस तरह की कंडीशन हो जाती है। जो इसकी रगें हैं पत्ते की, वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती हैं, आप देख सकते हैं। और जो पत्ता होता है, वो ऊपर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाता है बाज़ औक़ात। यानी जो हम लीफ कर्लिंग बोलते हैं, पत्ते का मुड़ जाना, ऊपर की तरफ भी मुड़ जाता है बाज़ औक़ात और नीचे की तरफ मुड़ जाता है। ये दोनों सूरतों में ये बीमारी हमलावर होती है। और ये बीमारी जो है, मेन इसकी वजह जो है, वो वही सफ़ेद मक्खी है। उसको आपने कंट्रोल करना है, सफ़ेद मक्खी को। सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल ही इस बीमारी की कंट्रोल का ज़ामिन है। और इस बीमारी के जो हमलावर है मैंने आपको हमला इसका बताया किस तरह से है। और अगर ये बीमारी हमलावर हो भी जाती है और सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल नहीं किया तो फिर आप जो है वो क्या करें, ज़रूर आप इस पे अमल करें जो मैं आपको अभी बताता हूँ। ज़िंक सल्फ़ेट लें 33% वाली 250 ग्राम। और बोरेक्स लें 250 ग्राम जिसमें बोरान होता है। और मैग्नीशियम सल्फ़ेट आप लें। 300 ग्राम मैग्नीशियम सल्फ़ेट लें। इन तीनों केमिकल्स को आप 100 लीटर पानी में हल कर लें। और इसके बाद आप तकरीबन इसको जब ये बीमारी हमलावर हो जाए तो उसके अगले दिन आप इसको स्प्रे करें। और ये ध्यान रखें कि ये अगर बीमारी आपकी ज़्यादा सीवियर कंडीशन इख्तियार कर गई है तो 2 स्प्रे इसके ज़रूर करें। और अगर उससे भी ज़्यादा बीमारी आपके पूरे खेत में फैली हुई है तो 3 स्प्रे करें तो उम्मीद काफ़ी है कि इस स्प्रे से जो है आपकी फसल जो है वो रिकवरी की तरफ आएगी। और इसी तरह ये जो बीमारियों का सिलसिला है, ये बीमारियों का सिलसिला जो है ये अब हम इसको क्लोज़ करते हैं। और अब हम आपके जो भी सवालात हैं, उनकी कोशिश करेंगे कि आपको जवाब देते जाएँ। जो आपके अब सवालात हैं कपास की बीमारियों के हवाले से और इसी तरह आपके जो सवालात हैं कीड़ों के इंसदाद के हवाले से, वो अब आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह आपको उस हवाले से गाइड करते हैं। अगर किसी का सवाल है तो वो ज़रूर पूछे। डॉक्टर जाज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पे। बहुत शुक्रिया सर आपका। माज़रत के साथ सर आप अ, हमने आपको बड़ी आप कह लें कि देर बाद ही देख लिया है। शुक्र है आप मीटिंग में आ गए। तो आप ज़रूर आप किसानों को गाइड करें। ओवर टू यू सर। डॉक्टर जाज़ेब साहब सर। जी, एक तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा मुझे इमरजेंसी जाना पड़ गया, इस वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर सका टाइमली। तो हुँ, इस वक्त मैं कपास के हवाले से जो
मैंने ज़ाहिर पीछे तो नहीं सुना कि क्या क्या डिस्कशन, अभी आप वायरस के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे, तो ये हम्म। इस साल वैसे अभी तक वायरस जो है ना उससे काफी हद तक बचा था। तो अच्छा। ये वैसे, लेकिन जो जुलाई का महीना, यानी जून के 20 जून से लेके 20 जुलाई तक एक ऐसा टाइम होता है जिसमें वाइट फ्लाई का बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप होता है। तो इस वाइट फ्लाई को यानी कि कंट्रोल किया जाएगा तो आप बचेंगे, अदरवाइज दो के आपने कुछ जिंक सल्फेट का बताया, हम्म। मैग्नीशियम सल्फेट का बताया और बोरान का बताया कि ये अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं जिससे हम किसी भी तरह इसको बेहतर कर सकते हैं। इसमें इसमें एक आप और ऐड कर लें कि जो ये जो बायो स्टिमुलेंट्स होते हैं जिनमें हम सी मैक्स का नाम लेते हैं, मैं बार बार अक्सर प्रोग्रामों में इस प्रोडक्ट का जिक्र करता हूँ, क्योंकि ये इसके नॉन नॉन हमने इसमें रिजल्ट लिए हैं। उसके अलावा क्वांटस है और ईजा बयान है, लेकिन जो इनमें वायरस के हवाले से मैंने देखा है तो सी मैक्स के जो रिजल्ट है वो सबसे ज्यादा जबरदस्त है। आवाज आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। सीमेक्स चलिए। के बारे में आप अब बताएं जरूर। अब इस सिचुएशन में जो क्रॉप चल रही है इसमें जो मोस्टली, चूंकि एक तो क्रॉप की ग्रोथ का टाइम है और दूसरा इंसेक्ट के आने का टाइम है, तो इस वक्त जो यूरिया हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा मिकदार में, उससे बहुत ज्यादा क्रॉप लश ग्रीन हो जाती है, ठीक है। तो ज़ाहिर है क्रॉप की रिक्वायरमेंट भी होती है, वो आप डालते हैं, लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि यूरिया अगर आपने यूज करना है तो जबरदस्त यूरिया यूज करें। जबरदस्त यूरिया जो है उसमें जिंक मौजूद है, और यूरिया को इस्तेमाल करें बोरी बोरी के हिसाब से ना इस्तेमाल करें, 25-25 किलो के के हिसाब से आप वीकली आप इस्तेमाल करें, आपको जरूर पास के अंदर तब्दीली नजर आएगी और बहुत ज्यादा ग्रोथ में बेहतरी होगी, और बहुत ज्यादा लश ग्रीन भी नहीं होगी क्रॉप में। तो जिंक जो है ना इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है क्रॉप की हेल्थ में। तो जो आप फोलियर करें, अगर किसी के पास ये जिंक वाला यूरिया, जबरदस्त यूरिया के नाम से जो है अवेलेबल है, वो इस्तेमाल करें तो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि हमने चूंकि अपने फार्म पे ये बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया है। मिकदार मतलब ये है कि काफ़ी 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है हमें इस पे, कि जो हम इसके थ्रू क्रॉप ट्रीट करते हैं वो पत्ते बड़े ज़बरदस्त और हेल्दी रहते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल यूरिया। तो ये एक, यानी कि हम आप इसमें ऐड करना चाहेंगे। दूसरा जो है ये जो मैंने एक बताई आपको सी मैक्स, और दूसरा ये है कि पेस्ट स्काउटिंग का बड़ा रोल है इस वक्त। ये आपको सिचुएशन इतनी तेजी से चेंज होगी इंसेक्ट की कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये क्या हो रहा है। तो इसको यानी कि देखना है लाजमी आपने कि यानी कि सुबह और शाम आप कम से कम अपने फील्ड का विजिट करें, क्योंकि अडल्ट्स नज़र आ रहे हैं इस वक्त। तो वो एग लेइंग होगी और फौरन वो जो है ना उनकी एक्टिविटी, क्योंकि इंसेक्ट को अगर आप टाइम देंगे तो वो आपको टाइम नहीं देगा, इसलिए आप इंसेक्ट को टाइम ना दें, उसे बार बार चेक करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इंसेक्ट कंट्रोल करने का। जी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने तजर्बात से हमारे किसानों को आगाह किया। डॉक्टर साहब, इस दफ़ा जो आपने कपास के ट्रायल लगाए हुए हैं अयूब ज़राई तहकीकाती इदारा में, उसमें जो अभी आपकी कपास की हालत है और इस हवाले से जो कीड़ों का हमला है, आपकी कपास पे कौन से कीड़ों का अभी स्टार्ट में हमला आपने मुशाहिदा उसका किया है इस हवाले से, और उसका जो बेहतर इंसदाद है उस हवाले से थोड़ा काइंडली एड्रेस कीजिएगा। जी, इस तरह है कि अभी तक हमारे पास जो मेजर इंसेक्ट था वो पहले तो था थ्रिप्स का था इशू शुरू में, लेकिन उसके बाद से अब तक कोई बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं है। लेकिन अब इस वक्त करंट पोजीशन है, लास्ट 2 से 3 डेज के अंदर उसमें जेसड की पॉपुलेशन और वाइट फ्लाई की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है।
और हम्म, इसको इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो है जेसिड के लिए फ्लूनिकामिड, अगर वाइट फ्लाई के लिए भी यूज़ करना है तो ये फ्लूनिकामिड के साथ पायरिप्रॉक्सीफेन या वो दूसरा मोमेंटो जिसको कहते हैं, स्पायरोटेट्रामेड उसमें जहर है, वो यूज़ कर सकते हैं आप उसके साथ मिला के। तो और अगर किसानों जो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स बना हुआ है जहाँ पे अगर, क्योंकि हमें तो इस वक्त, क्योंकि हमने तो सुबह शाम देखना होता है जिसकी वजह से हमें उसकी पोजीशन का अंदाजा होता रहता है, लेकिन फार्मर थोड़ी सी लापरवाही करता है कि वो 2 से 3 दिन के बाद जाता है तो वहां पे क्रॉप की कंडीशन जो है वो काफी बुरी हालत में नजर आती है। तो ये इकदाम पहले करने होते हैं। क्रॉप जब आपकी इस स्टेज पे है होती है, आप 20 जून से लेके अगर जुलाई का पूरा महीना और अगस्त के पहले 10 दिन अच्छी तरह क्रॉप मैनेज कर लें तो बहुत अच्छी क्रॉप होने की उम्मीद है। ये 40-50 दिन बहुत अहम होते हैं। तो इसमें कोशिश करें कि आप ज़्यादा, किसान जो है वो पौधे की तरफ तवज्जो दें, इधर उधर की तरफ तवज्जो ना दें, क्योंकि कपास बड़ी मेहनत तलब फसल है। इसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो ये बड़ा बैड रिस्पॉन्स देगी आपको। तो अभी दो ही इंसेक्ट मेजर नजर आ रहे हैं। थ्रिप्स भी कहीं कहीं है, लेकिन इस तरह नहीं है कि अभी आप उसको कहेंगे ये बहुत लीथल है। लेकिन वाइट फ्लाई डोमिनेट करेगी आइंदा 15 दिनों में। तो आप इसको, वहाँ के बारिशें भी हैं तो इसमें मतोई का इस्तेमाल भी, जहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो रहा है वहाँ मतोई का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये एक महंगा प्रोडक्ट है तो हम जो दूसरी प्रोडक्ट है उसको सजेस्ट इसलिए करते हैं कि किसान की अफोर्डेबिलिटी में भी है। लेकिन अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो 2 से 3 स्प्रे करेंगे तब भी कास्ट इतनी बढ़ेगी, तो आप मतोई का स्प्रे जो है अगर वो कर लें टाइमली तो फिर ये होता है कि 15 से 20 दिन, नहीं तो कम से कम 10 से 12 दिन कम से कम मतोई जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर देती है। सही सही सही, बहुत शुक्रिया सर आपका। अभी एक डॉक्टर मुजाहिद साहब, अगर आप सुन रहे हैं, तो ये जो रेड कॉटन बग है, इस हवाले से इसका कोई बायोलॉजिकल कंट्रोल इन्वेंट हुआ है? डॉक्टर मुजाहिद साहब, अगर आप मुझे सुन सकें तो इस बारे में गाइड कीजिएगा। डॉक्टर मुजाहिद साहब, अगर आप जी, मुझे सुन अस्सलाम सकते वालेकुम हैं। जी। एक्चुअली जी जी। जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स हैं वो अ, इनके ऊपर रिसर्च हो भी गई है, कमर्शियली भी शायद हो, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक कोई प्रैक्टिस नहीं है। ना ही पाकिस्तान में प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने कोई इस तरह की अभी तक प्रोडक्ट अप्रूव की है। क्योंकि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में अभी तक बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की कोई भी प्रैक्टिस नहीं है, जो ट्राइकोडर्मा, खासतौर आप पे रेड डॉक्टर कॉटन। साहब अभी आप ट्राइकोडर्मा के बारे में बता रहे थे, उस हवाले से मैं चाहता हूँ आप दोबारा थोड़ी डिटेल में बता दें वो किस किस इंसेक्ट के लिए इफेक्टिव है, ताकि किसान अगर उनको कहीं इलाके से लेबोरेटरी का एक्सेस है तो वो वहां से लेके इस्तेमाल जरूर करें। देखें, ये जो सुंडियां है ना, सुंडियों के लिए ट्राइकोडर्मा जो है वो, ये ट्राइकोग्रामा जो है वो, ये कार्ड लगा सकते हैं। ठीक है। हम्म। जो सुंडियां हैं, बाकी भी और हैं इनके होस्ट, लेकिन ज्यादातर जो आजकल ये यूज होता है, ये सुंडियों का मैंने अभी बताया है कि 4 5 6 7 किस्म की सुंडियां जो फसल, कपास की फसल में अटैक करती हैं, तो लगाने से जाहिर है उनका कंट्रोल होगा। लेकिन पता कर लें, कमर्शियली अवेलेबल हैं। क्योंकि जितनी इस वक्त पाकिस्तान में गर्मी चल रही है, गर्मी, इतनी गर्मी में उनका कामयाब रहना मुश्किल है। बाकी आप देख लें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभी उसामा, मेरे कोलीग मौजूद हैं, फील्ड में होते हैं। उसामा साहब, अगर आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछें। और मुजम्मिल अफजल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। अगर आपका कोई सवाल है तो आप भी ज़रूर पूछें, ताकि हम इस बैठक को जो है वो कंक्लूड करें। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो टिंडे हैं ना, छोटी छोटी ही सूखी जा रहे हैं और वो काले हो जाते हैं बाद में। तो मैंने पूछना था कि उसका कोई क्या हल है सर, उसका क्या करना चाहिए। जी, मुजाहिद साहब जवाब देंगे कि मैं जवाब दूं? सर, आप एक्सपीरियंस बंदे हैं माशाल्लाह, आप भी दे दें, मुजाहिद साहब भी ऐड कर देंगे। मुजाहिद साहब पहले बताएंगे फिर मैं, अगर वो, क्योंकि वो प्लांट प्रोटेक्शन के
एक्सपर्ट हैं, तो मेरा बोलना जरा मुनासिब नहीं लगता। देखिए सर, टींडे जो छोटे रह जाते हैं ना, अब मैंने इनको 6-7 जो है मसाइल बताए हैं। अगर कीड़ों के हवाले से मैं बात करूं तो अगर गुलाबी सुंडी है वो इनके अंदर, तो वो छोटे भी होंगे, उनके अंदर सुराख भी होगा, वो ओपन भी नहीं होंगे, उनके अंदर कपास भी नहीं बनेगी, अगर बनेगी तो उनके अंदर जो कपास की क्वालिटी है वो सही नहीं। अब इसके अलावा जितनी भी सुंडियां हैं, वो जैसे मैंने अमेरिकन, गुलाबी, लश्करी और चितकबरी का नाम लिया था, वो भी अगर टीनों के ऊपर अटैक करें तो टींडे छोटे भी रह सकते हैं, टींडे बिफोर टाइम नीचे गिर भी सकते हैं, टीनों के अंदर कपास नहीं भी बन सकती, सुराख भी कम हो सकते हैं। और जो 35% मतलब 35% तक नुकसान जो है वो फसल का हो सकता है। ये उसामा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। उसामा सर साहब आप कुछ। सर टिंडे जो है ना, उन पे कोई सुराख नहीं था और उसके अंदर भी कोई सुंडी वगैरह नहीं अच्छा, थी। पता पता क्या बात हाँ, है। असल में ना कुछ सॉइल एप्लीकेशन भी हो सकती है, फर्टिलाइजर, और ये अगर आप टेस्ट करवा लें उनकी सॉइल का, और जो कुछ उनके न्यूट्रिएंट्स या कोई भी खादें वगैरह वो डाल रहे हैं, तो ये भी सम टाइम मजबूरी या वजह हो सकती है कि टिंडों की गिरने की वजह उनकी जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, या एक्सेसिव वाटर, जिसको आप कह लें कि ज्यादा इरिगेशन करने से भी, पानी ज्यादा लगाने से भी गिर सकते हैं। अच्छा जी, ऐसे मैं ऐड करना चाहूंगा उस डॉक्टर साहब की बात से आगे जी कंटिन्यू जी जी करना जी जी जी। चाहूंगा। प्लीज। इस तरह है कि जितना टेम्परेचर जा रहा है ना, शेडिंग एक नेचुरल प्रोसेस। आप पहले मुझे वैरायटी बताएंगे उसामा। सर ट्राई स्टार है वैरायटी। अच्छा, ट्राई स्टार है वैरायटी। पहले कितने टिंडे बना चुकी है वो? सर पहले उसके सर जो नया फूल बन रहा है ना, उसके हाँ। अंदर ही वो टिंडा ना सूख रहा है। उसकी ठीक मैं है। पिक्चर भी शेयर कर दूंगा। अच्छा बाकी ठीक है, सर आप मुझे शेयर भी कर देना, लेकिन ना ये है फिजियोलॉजिकली डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर हो सकता है। इस वक्त तो जो पोजीशन है ना गर्मी की, वो हम्म। फ्लक्चुएशन जो है ना। आपने मुझे ये बताया कि केमिकल कौन सा यूज किया अभी तक? सर हमने उसके ऊपर जो सिर्फ सिजेंटा का एक वाइट फ्लाई के लिए स्प्रे करवाया था और तेले के लिए अच्छा, उसके अलावा? डुमेली उसका नाम था। डोमी डोमी, हाँ जी ठीक है, डूमी उसमें सर। फ्लोरिका भी है, हाँ। जी सर। अच्छा, आप इस तरह करें कि आप इसमें ना, मैंने आपको एक स्प्रे सजेस्ट किया है सी मैक्स के नाम से, जी या सर। क्वांटस, या इजाबियान, इनमें से जो भी आप कर लें तो वो ना थोड़ी सी बेहतरी आ जाएगी। लेकिन ये मौसम बेहतर होने से ये ठीक होना है। हम्म। अगर आप इसको कहें ना कि ये फौरन मसला हल हो जाएगा, ये अब ना इस टाइम फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा है टेम्परेचर की, यानी नाइट टेम्परेचर 32-33 है। तो कॉटन जी का सर। आइडियल टेम्परेचर 35 से 40 पाकिस्तान में है, और वो अब 47, 46, 47। और मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमारे भी फार्म पे शेडिंग हुई है, लेकिन कम हुई है। पानी आप कितने दिन बाद लगा रहे हैं? सर पानी इसको लग रहा है तकरीबन 6 से 7 दिन बाद। हाँ, कोई पानी का इशू नहीं है। तो जो, अगर आप समझते हैं कोई फंगस लग रही है उसके ऊपर, तो फिर आप उसके लिए ना कोई फंजीसाइड वगैरह, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक कम्बिनेशन आया है, वो जी यूज कर सर। लें। लेकिन आप बता रहे हैं कि आपके टिंडे वैसे ही छोटे ही गिर रहे हैं, तो वो जी छोटे सर गिरने वो की वजह सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट है, और कोई वजह नहीं है। और इसको काउंटर करने के लिए ना, क्योंकि कॉटन टिंडे कितने को होंगे आपके? 15-20 टिंडे लगे हुए हैं, अर्ली सोएंगे। जी सर लिसोएंगे टिंडे तो सर बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। जो बाद में जो छोटे टिंडे लग रहे हैं ना, वो जल रहे हैं। अच्छा, कोई मसला नहीं है। वो जितने बहुत ज्यादा लगे हुए हैं ना, उस पे शुक्र अदा करें। और जो है ना, ये वाला स्प्रे करें जो मैंने आपको स्टिमुलेंट बताया है। या एक स्पीड फॉल होता है इसका, कॉटन के लिए NPK स्पीड जी फॉल, सर। वो स्प्रे कर लें अगर मिल जाए, स्वाद एग्रो का। ये अगर कर लेना तो बहुत जबरदस्त किस्म के रिजल्ट आएंगे आप। अच्छा। ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, पौधा जो है ना, फिर वो जब ज्यादा हम उसको करेंगे ना, ये बस छोटे मोटे चीजें हैं। अगर न्यूट्रिएंट आप करना चाहते हैं कर लें, अगर नहीं तो फिर जब मौसम ठीक होगा। लेकिन ये है कि हम लॉसेस कम कर सकते हैं ये प्रोडक्ट यूज करके। जी सर।
जी, अगर किसी का कोई और सवाल रह गया है तो वो ज़रूर पूछे। किसान भाइयों, आप सावी मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। उस पे आप अपनी साइन अप आईडी बना लें और उसमें एक मेरा फार्म यानी इल्म का मरकज़ एक सेक्शन है। उसमें आप जाएँ, उसमें कपास के हवाले से छोटी-छोटी वीडियोज़ बनी हुई हैं। पंजाबी में हैं, उर्दू में हैं और बाकी कुछ लैंग्वेजेज़ में हैं, जिसको आप सुनें, उसमें आपको समझ आएगी कि कीड़े कौन-कौन से हमलावर होते हैं, जो आज हमने डिस्कशन की है, और इसी तरह बीमारियाँ जो आज हमने डिस्कशन की है और उनका क्या बेहतर हल है, इसी हवाले से जो उसमें जड़ी-बूटियाँ होती हैं, बाकी भी तमाम ऐसी चीज़ें जो कपास की पैदावार के लिए ज़रूरी हैं, और इसी तरह बाकी मुख्तलिफ़ फसलें, उसमें उनके हवाले से छोटी-छोटी वीडियोज़ मौजूद हैं, वो आप ज़रूर देखें, उससे आपको आपके इल्म में इज़ाफ़ा होगा। और जो सावी बैठक प्रोग्राम है, वो भी हम करते हैं हर फसल के हवाले से, हर सीज़न में ही करते हैं, ताकि हम लाइव आके आपके सवाल सुनें, आपको जवाब दें, आपकी रहनुमाई करें। तो ये जो आज का सावी बैठक प्रोग्राम था, हमने कोशिश की है आपको जो कपास के कीड़े हैं और बीमारियाँ हैं, इनके हवाले से आपकी रहनुमाई करें। तो उम्मीद काफ़ी है, आपका भी कोई सवाल नहीं है। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें और हमारी हेल्पलाइन पर राब्ता करें। और सावी के जो आपके मकामी नुमाइंदे हैं, उनसे आप ज़रूर गाइडलाइन लें। अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला आता है, आप हमारी हेल्पलाइन पर ज़रूर राब्ता करें। अभी के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके जॉइन करने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट सावी बैठक में मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।